सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम अपने वसंत का 10वां अध्याय कामचोर पढ़ने जा रहे हैं। कामचोर जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। बहुत ही रोचक कहानी है या रोचक तरीके से इसको पेश किया गया है हमारे सामने। इस्मत चुगताई उर्दू के लेखक हैं, तो उनकी इस कहानी में एक बहुत ही उम्दा भाषा हमको देखने को मिलती है और उसमें बहुत सारे उर्दू वर्ड हमें देखने को मिलेंगे या पढ़ने को मिलेंगे। ये कहानी सामाजिक कहानी कही जा सकती है। इसके अलावा ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ पर बच्चे आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं। वैसे जो कहानी है इसमें अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो अभी के जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं, जो जनरेशन आज की है बच्चों की, वो आलसी और कामचोर ही है। तो अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए ही बताई गई कहानी है और उसमें लेखक कहते हैं कि बच्चों को काम करने का तरीका हमें सिखाना चाहिए, वो भी सही तरीके से, बहुत सोच समझकर, क्योंकि सिर्फ उनके ऊपर छोड़ा जाए तो वो काम को सही तरीके से नहीं करके काम को और बढ़ा देते हैं। तो कामचोर कहानी ऐसी ही एक कहानी है जहाँ बहुत सारे शरारती बच्चे हैं परिवार में, और परिवार के लोग काम करने के लिए नौकरों को पैसे देते हैं, और जब जाकर घर के मुखिया को लगता है कि बच्चों को काम सिखाने का समय है और यही समय है जब नौकरों को जो मोटी तनख्वाह दी जाती है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चों के पास जब काम नहीं है तो वो आलसी प्रवृत्ति रहती है उनकी, और बहुत ही उधम यानी मस्ती। वो हम सब समझ सकते हैं कि आप लोग कितनी मस्ती करते हो। अभी तो घर का एक एक मेंबर आप लोगों से परेशान होगा कि घर में आप लोग जो मस्तियां कर रहे हो दिन रात, उसे देख कर। तो ऐसी ही एक कहानी है कामचोर, जिसे लेखक ने लिखा है और एक एक चीज़ को बहुत अनूठे तरीके से बताया है कि किस तरीके से बच्चे काम को और बढ़ा देते हैं। अगर बच्चों को सही तरीके से किसी काम को नहीं समझाया जाए तो वो काम करने के नाम पर काम को ही बढ़ा देते हैं, बड़ों के लिए आफत पैदा कर देते हैं। आफत यानी मुसीबत पैदा कर देते हैं। तो ऐसी ही एक हास्यात्मक कहानी कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पर बहुत रोचक तरीके से लेखक ने हमारे सामने लिखा है। लेखक ने अपने बताया है कि बहुत ही इसमें हंसी मजाक है। जो एक वर्णन किया है बच्चों की स्थिति का, उसमें बहुत ही हंसी मजाक है। आइए हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। ये मोटे मोटे, ये किसके लिए आया है? बच्चों के लिए। हिलकर पानी नहीं पीते, अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। ठीक है, बड़ी देर मतलब घटना, इस कहानी को शुरू ही घटना से किया है कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद, यानी बड़े तर्क वितर्क के बाद, बहुत सोच समझकर घर के लोगों ने तय किया कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मोटे मोटे बच्चे हो गए हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, तो ऐसे बच्चे किस काम के, जो हिलकर भी पानी नहीं पीते। आप लोग देखिएगा, एक एक चीज़ को अपने ऊपर लेकर देखना कि वाकई में कितनी सच्ची बात है। पेरेंट्स को कैसा लगता होगा जब आप लोग भी ऐसा ही करते हो। मम्मी ये गिलास पानी पिला देना, मम्मी हमारा दूध तैयार है कि नहीं, मम्मी रोटी बन गई कि नहीं, मम्मी हमारी किताब उधर पड़ी है ला कर देना। तो बेचारी मम्मी चक्कर गिन्नी बन के घूमती रहे।
तो ऐसी स्थिति है कि लेखक कह रहे हैं हिलकर पानी नहीं पीते, अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। मतलब घर का जो मुखिया है वो ये बता रहा है कि बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, काम चोर यानी चोर का अर्थ आप समझते ही हो, और काम की चोरी करना यानी काम को नहीं करना काम चोर कहलाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के लिए कुछ नहीं करते। यानी जो मुखिया है वो क्या कह रहा है, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, इतने सारे तुम लोग हो और दिन भर उधम मचाने के सिवाय और कुछ भी तुम नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्चा होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। कहने का मतलब अब बच्चे सोच रहे हैं अपने अंदर ही अंदर कि वाकई में हम काम क्यों नहीं करते, आखिर हिल कर पानी में। जैसे कि लेखक ने ऊपर लिखा है कि हिलकर पानी नहीं पीते, ठीक है। लेखक के कहने का मतलब कि छोटा सा काम भी खुद नहीं कर सकते। हिलकर पानी नहीं पीना यानी बिल्कुल कुछ नहीं करना। ये एक मुहावरा हम इसको कह सकते हैं। तो बच्चे जो हैं उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल उल्टे तरीके से ले ली। हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू, यानी इधर उधर डोलते फिरते पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया, ठीक है। मतलब स्थिति क्या, लड़ाई झगड़े क्यों हो गए, क्योंकि सब अपनी बॉडी को हिला हिला के पानी पी रहे। बेचारे पिताजी ने इजी गोइंग समझाने के हिसाब से कहा है कि अपना काम खुद करने की आदत डालो, किसी पर आदेश न फेंको। और उन्होंने उस चीज़ का अर्थ निकाला है कि हिल हिल के पानी पीना मतलब अच्छे से पानी पीते जाओ और डांस करते जाओ ताकि पानी पचना शुरू हो जाए। और उस डांस में अगर एक दूसरे को धक्का लग जाए तो स्थिति हो जाए, तेने मेरे को मारा, नहीं मैंने तेरे को मारा, बस इसी में घमासान यानी अच्छा सा बहुत ज़्यादा तेज युद्ध शुरू हो जाना, ठीक है। किसी एक के थ्रू दूसरे को धक्का लग गया तो दूसरे की स्थिति वही ईगो हर्ट वाले होने वाली बात आ गई कि अच्छा तेने धक्का मारा तो मैं कोई ऐसे वैसा थोड़ी हूँ, मैं भी मारूंगा इस। और फिर उसने एक मारा, मैंने 2 मारे, उसने 4 मारे, वही स्थिति चालू हो गई, ठीक है। और खूब सारा घमासान हो गया। और ये घमासान कहाँ हो रहा है, पानी के मटकों के पास। क्यों, क्योंकि सब पानी के मटकों के पास ही तो जा के हिल हिल के पानी पी रहे हैं। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब लेखक क्या कह रहा है कि इनके इस झगड़े में क्या हो गया कि सुरैया उधर लुढ़की। सुराई आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सुराई किसको कहते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, और स्पेशली हमारे इधर तो मारवाड़ में होती है, अभी भी होती है। बड़ी बड़ी सिटियों में अब फैशन के तौर पर घरों में रखी जाती है, और बाकी मारवाड़ में तो होती है। मटकी घारे के ही होते हैं, जैसे मटकी होती है वैसे ही घारे के पात्र होते हैं पानी भरने के। फ़र्क ये है कि उसका जो पानी डालने का मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है। उसको टेढ़ा, उस बर्तन को ही टेढ़ा करके और पानी गिलास या लोटे में लिया जाता है। और ये चीज़ जैसे आज के समय पे हम बोतल साथ में रखते हैं पानी की, उसी तरीके से पहले के लोग ऐसी सुराइयों को साथ में रखा करते थे, जिसको लाने ले जाने में सुविधा रहे और पानी भी ठंडा रहता है। ऐसी सुराइयों को लोग बाग साथ रखते थे। और मुंह छोटा होना, जहाँ से पानी निकलने का है, तो मुंह छोटा होता था तो पानी गिरने की संभावना कम रहती थी। पानी गिरता तो था, लेकिन हाँ वो जो एक छलकने वाली स्थिति, क्योंकि मुंह छोटा है ना ऊपर का, तो उससे पानी कम गिरता था। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। मतलब अम्मा आश्चर्य करी, ये काम करेंगे। यहाँ पर एक कटाक्ष है कि यह भला ये भी कोई काम कर सकते हैं। तभी पिताजी बोलते हैं, करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। माता आश्चर्य कर रही है
और वह आश्चर्य के साथ कहीं माँ का प्यार, उसकी ममता भी है। और वो बड़े आश्चर्य से कह रही, क्या ये काम करेंगे? तो पिताजी बड़ा कड़क दिल और वही स्ट्रिक्ट लहजे में कह रहेंगे कि करेंगे कैसे नहीं, जो काम नहीं करेगा उसको हम रात को खाना नहीं देंगे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चों को क्या लग रहा है कि कोई राजाज्ञा चालू हो गई है, हमारे ऊपर राजाज्ञा लागू हो गई, यानी सरकार की आज्ञा लागू हो गई है, जो कि उनको करना ही पड़ेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। अब बच्चे भी तो कम नहीं थे, जैसे आप लोग हो ना, हर चीज़ के लिए जिद करके बैठ सकते हो, तो उसी तरीके से वो भी एकदम से तैयार हो गए। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। हमने भी रिक्वेस्ट की। दुहाई देना यानी प्रार्थना करना, गुहार लगाना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना। तो हमने भी प्रार्थना करी कि चलो, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा ना, तो खाना तो पेड़ काम ही यही है, खाओ और मस्तियाँ करो। तो खाना तो मस्ट है साहब, इसलिए खाना नहीं मिले तो उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत कहा, हमको काम बता दो, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी मेली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब पिताजी थोड़ा सा नॉर्मल हुए हैं, जो एक गुस्सा था वो कम हुआ है, और वो समझाने की दृष्टि से बच्चों को कह रहे हैं कि बहुत से काम हैं जो तुम लोग कर सकते हो, यानी कि घर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम लोग कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी, मिसाल के लिए यानी मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। मतलब 2-3 काम तो पिताजी ने ऐसे ही गिना दिए कि भाई दरी, आंगन में जो अक्सर हमारे घरों में कारपेट बिछे रहते हैं, यहाँ पर दरी का अर्थ कारपेट से है। अक्सर आप लोग देखते हो कि हमारे घरों में कारपेट बिछे रहते हैं, जो रेगुलर हम उनको उठाते नहीं है, जब भी गंदी हो जाती है तब उसे उठाकर साफ करके वापस बिछा देते हैं। तो यही स्थिति पिताजी की है। वो उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं कि दरी जो मैली हो रही है, आंगन में देखो कितना कूड़ा करकट भरा पड़ा है, कूड़ा करकट यानी कचरा, ठीक है। पेड़ों में पानी देना वो भी एक काम होता है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं। अब पिताजी ने थोड़ा सा लालच दिया, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि हम तुमसे ये काम मुफ्त में नहीं करवाएंगे, हम इसको आप तनख्वाह मिलेगी, इसकी तुमको तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह का अर्थ होता है सैलरी। अब हम यानी कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो, मतलब पिताजी एक एक काम बता रहे हैं और साथ में तनख्वाह का लालच दे रहे हैं, और एक चीज़ और सिखा रहे हैं कि अगर वो काम ये लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होगा, घर में भी पैसा बचेगा, क्योंकि जो तनख्वाह बाहर के लोगों को दी जा रही है वो बाहर नहीं जाएगी। जब पिताजी ऐसी बात कर रहे हैं, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो माँ को चक्कर आने जैसी स्थिति हो रही है। वो भगवान को याद कर रही है। क्या कह रही है? ए खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की, ठीक है। उन्होंने तुरंत क्या कहा अपने पति को कि यार खुदा के लिए यानी भगवान के वास्ते ऐसा नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि माँ अपने बच्चों को जितना जानती है उतना कोई नहीं समझता, इसलिए उन्होंने तुरंत समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत अपने पति से क्या कहा है कि घर में बाढ़ आ जाएगी, यानी अगर ये पेड़ों में पानी डालने लगे तो निश्चित तौर से घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, अम्मा ने भी प्रार्थना की। याचना का अर्थ होता है मांगना। सही में याचना का अर्थ क्या होता है? याचना का अर्थ होता है मांगना, ठीक है। अब यहाँ पर याचना करना यानी अपने पति से मांग रही है। क्या मांग रही है? कि आप बच्चों को ये काम ना दें, इतनी सी मेहरबानी मेरे पे कर दो, ठीक है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तनख्वाह का लालच लग गया। यार अगर सैलरी आती है, घर के काम करने से अगर सैलरी आ जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो वो भी तनख्वाह के लालच में तुरंत काम को करने के लिए तैयार, कि हाँ हम काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति हो गई। अब काम करना है तो स्थिति देखो, समझदारों वाली तो ये होती है
कि अगर 4 काम हैं और घर में 4 बच्चे हैं तो चारों जने एक एक काम कर लो। समझदारी तो इसी में है, ताकि सारा काम फटाफट भी हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले काम हो चुका है। लेकिन जहाँ पर मस्ती छाई हुई है वहाँ दिमाग थोड़े कम चलते हैं। जहाँ दिन भर दिमाग में ये मस्ती का कीड़ा काटता है ना, तो स्थिति ये रहती है कि फिर वो दिमाग कम ही चलता है। वो काम ऐसे करेंगे उसमें भी मस्ती ढूंढ ही लेंगे। तो वही स्थिति हो गई कि अब फर्श पर दरी साफ करनी है तो सारे बच्चे एक साथ लग गए, कारपेट के चारों कोने पकड़ लिए और जोर जोर से वहीं पर उसको झटक रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है, सब एक साथ मिलके। तो वो एक धुन सी बन जाती है, ताल बन जाती है। एक साथ ऊपर करना, एक साथ नीचे करना। फिर 2-3 बच्चों ने लेकर लकड़ी, उससे आपने देखा होगा कि बिस्तरों में या जहाँ भी ऐसी चीज़ों को अगर हम लकड़ी से पीटते हैं तो उसमें अच्छी खासी मिट्टी उड़ती है। तो बच्चों ने न तो दरी को बाहर ले गए, वहीं पे उठाया, वहीं पे झटकना शुरू किया चारों कोनों पकड़ के, और साथ में लकड़ी से पीटना भी शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई। और जहाँ मिट्टी उड़ती है, आप लोगों को पता है, अगर हम भी ऐसी जगह पर बैठे हों तो गले में खराश हो जाएगी, हमें खांसी चलने लग जाएगी। और अगर इतनी मिट्टी उड़ रही होगी तो निश्चित है कि हमारे आँखों पर, मुंह पर, सिर में मिट्टी ही मिट्टी हो जाएगी। तो सारा घर जो था वो खांसते खांसते बेदम हो गया। बच्चों ने भी यही किया। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम होना यानी प्राण के बिना, दम यानी प्राण, बेदम यानी बिना, यानी कि बेदम यानी मर जाने जैसी स्थिति हो गई। खांसते खांसते कैसी स्थिति हो गई, जैसे प्राण निकल गए हों। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। सिरों पर यानी सिर के ऊपर, नाकों और आँखों में घुस गई। अब यहाँ पर नाकों यानी बहुवचन शब्द दिया। अब नाक तो एक ही होता है, इसका बहुवचन क्यों लिखा, क्योंकि बहुत से बच्चे थे, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत से थे तो नाक भी कितने हो गए, बहुत सारे हो गए, क्योंकि सबके पास, भले एक बच्चे के पास एक नाक है लेकिन इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला दिया। जब घर के अंदर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सबकी हालत बिगड़ गई, सबकी स्थिति मरने जैसी हो गई, तो वहाँ से उन बच्चों को, जो घर के बड़े थे, उन्होंने बाहर आंगन की तरफ निकाल दिया। अब तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि वहाँ तो काम तुमने बढ़ा ही दिया। जो मिट्टी एक जगह पर थी, दरी के ऊपर या दरी के नीचे, आपने देखा होगा जब आप कारपेट उठाते हैं तो नीचे मिट्टी जमी हुई होती है, तो वही स्थिति घर पे थी। तो वो पूरे घर में फैल गई, पूरे घर में जम गई, यानी कि घर के लोगों के लिए काम बढ़ा दिया सफाई का। अब जब बाहर निकाल दिया तो शैतान बच्चे हैं ना, तो आगे वो फिर कुछ सोचते हैं कि चलो ये काम नहीं करने दिया तो अब हम क्या करेंगे, झाड़ू निकालेंगे, ठीक है। अब झाड़ू निकालने का जब नंबर आया तो स्थिति क्या हुई कि झाड़ू तो आप लोगों ने भी देखा है कि घरों में ज़्यादा नहीं होती है, 1 या 2 ही होती है। तो यहाँ पर भी कितनी है, 1 ही झाड़ू है। और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। उम्मीदवार यानी कैंडिडेट। उम्मीदवार का क्या अर्थ होता है, आपने वैसे ये उम्मीदवार शब्द बार बार जगह जगह, जब भी चुनाव होते हैं हमारे आसपास, तो जगह जगह उम्मीदवार पढ़ा होगा शब्द। उम्मीदवार का अर्थ होता है कैंडिडेट, खड़े होने वाले, अधिकार रखने वाले, ठीक है। तो झाड़ू 1 थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी तनख्वाह लेने के अधिकारी, तनख्वाह लेने को तैयार व्यक्ति बहुत सारे थे। और झाड़ू कितनी थी, 1 ही। इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे उड़ना है ना, पुर्जे यानी छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। तो अब लेखक बता रहे हैं कि जब तनख्वाह लेने वाले ज़्यादा थे और झाड़ू 1 ही थे, तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी बच्चों ने समझदारी से काम नहीं लिया कि भाई कोई एक जना निकाले, नहीं, सबको तनख्वाह चाहिए। इसलिए पहले तो झाड़ू के लिए लड़ाई हो गई, और जब झाड़ू के लिए लड़ाई हो गई तो उसके
पुर्जे उड़ गए, यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट चारों तरफ बिखर गए। आप जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। ठीक है, अब सबको तनख्वाह चाहिए, इसलिए सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जितना झाड़ू टूटा फूटा जिसके जितना हाथ लगा उसी से वो झाड़ू लगा रहा है। अम्मा ने सिर पीट लिया। अम्मा यानी माता जी ने अपना सिर पीट लिया। कभी देखा, परेशानी में हमारा हाथ सीधा सिर पे ही जाता है, या हम सिर पर मारते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो माँ ने भी यही काम किया। तो बच्चे क्या समझ रहे हैं, अंदर ही अंदर वो क्या कह रहे हैं, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। ठीक है, मतलब उन्हें यूँ लग रहा है कि हम बहुत मान काम कर रहे हैं, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि यार घर के जो ये बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हमको काम करने दो तो हम काम करें ना। जब हम काम नहीं करते तब हमको काम के लिए टोका जाता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम करने लगे हैं तो हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, फिर एहसान की टांग तोड़ रहे हो, देख लो। अब जरा जरा सी बात पर यानी छोटी छोटी बातों पर हमें टोकने लगे तो बस हो चुका काम, यानी कि तो फिर काम हो गया। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब बच्चों को क्या ध्यान आ रहा है कि झाड़ू लगाने से पहले, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा दुकानों के बाहर, मार्केट में, ये लोग जब झाड़ू निकालते हैं तो हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर देते हैं, लेकिन वो हल्का यानी बहुत कम होता है। अब वो चीज़ तो बच्चों को याद नहीं आई कि छिड़काव हल्का सा होना चाहिए, खाली याद क्या आया कि थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिए। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। ठीक है ना। अब स्थिति क्या हो गई, ये ध्यान आया कि हमको पानी छिड़क देना चाहिए, उन्होंने दरी पर पानी का छिड़काव कर दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, अटी हुई यानी सनी हुई, पूरी धूल में लिपटी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। सारी धूल कीचड़ बन गई से अर्थ समझ में आया, यानी पानी का छिड़काव नहीं किया, उन्होंने पानी इतना सारा डाला कि आप लोग समझ सकते हैं जब मिट्टी में बहुत सारा पानी पड़ जाए तो वो कीचड़ की तरह हो जाता है। तो वहाँ पर दरी में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें यह चीज़ भी न मिली वे डोंगे और कटोरे और गिलास ही ले भागे। जब उन्होंने दरी पूरी गीली कर दी, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ कर दिया, और वहाँ से भी जब उनको डांट के भगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी काम बढ़ा दिया, अब दरी सूखेगी, उसके बाद उस पे से वो कीचड़ साफ किया जाएगा, तो मतलब बड़ों के लिए काम बढ़ा दिया। उनको तो वहाँ भी मस्ती नज़र आ गई, वहाँ भी अपने हिसाब से काम कर लिया, और उन्होंने बड़ों के लिए काम बढ़ा दिया। जब वहाँ से भगाया गया तो उन्हें तुरंत क्या याद आया, पापा ने और क्या कहा था कि पेड़ों को पानी देना है। और जैसे ही ये ध्यान आया, उन लोगों ने क्या किया कि घर के जितने बर्तन थे बड़े बड़े, उन सब को लेकर वहाँ से भागे, लूट लिए गए, यानी उनके लिए भी उनके घमासान मची। ठीक है। और जिनके ये चीज़ें हाथ नहीं लगी तो वो छोटी छोटी कटोरियाँ भी लेकर, गिलास भी लेकर भागे। अब कोई पेड़ पौधों में पानी गिलास से दिया जाता है, लेकिन वो भागे क्योंकि दिमाग में क्या था, तनख्वाह मिलेगी, सैलरी ज़रूरी है हमारे लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ, और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमकू भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। ठीक है ना। अब स्थिति क्या थी कि जब वहाँ नल के ये पास ये पहुँचे, पहले तो सारे बर्तनों को लूटा गया, और लूटने के बाद
जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो नल के पास, तो वहाँ भी घमासान यानी भयंकर रूप से युद्ध छिड़ गया। क्या मजाल, मजाल यानी क्या, मजाल यानी क्या हिम्मत, जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके। ठीक है, अब ये कब होता है? जब सब आपस में लड़ रहे होते हो। ठीक है, नहीं पहले मैं भरूंगा, नहीं पहले मैं भरूंगा, इस पहले आप, पहले मैं, कुछ भी हाथ न लगे। वैसे भी लड़ाइयों से और मस्तियों से तो कुछ हाथ लगता ही नहीं। तो वही स्थिति है कि वो एक दूसरे से जो लड़ाई कर रहे हैं कि पहले मैं, और उस लड़ाई में किसी भी बर्तन में एक बूंद पानी नहीं आ पाया। ठूसम ठास यानी एक दूसरे से धक्का मुक्की, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। ये स्थिति आप लोगों ने भी देखी होगी। मतलब एक जना अपना बर्तन लगा रहा है तो दूसरा उस बर्तन को धक्का देकर अपना बर्तन लगा रहा है। इस तरीके से धक्का मुक्की चल रही है बर्तनों के बीच में। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ, और उसके बाद बर्तन। मतलब स्थिति क्या हो रही है कि स्टेप बाय स्टेप लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। पहले तो एक दूसरे को धक्का देना, फिर कुहनियाँ, कुहनियों से कैसे मारा जाता है मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, और उसके बाद तो बड़ा हथियार बर्तन, एक दूसरे को बर्तन से ही मार रहे हैं। और जब घर के लोगों ने ये देखा तो भाई बहन, मामा, मासी, बुआ वगैरह सब एक सेना के रूप में, या उन्होंने एक सेना भेज दी। एक सेना के रूप में वो आए और मैदान में हथियारों से उनको पीटा गया। मतलब जो चीज़ उनको हाथ लगी घर के बड़ों को, उसी से बच्चों को पीटा गया, जिसकी वजह से वो पीठ दिखा गई। मतलब इनकी जो सेना थी, बच्चों की जो सेना थी, वो पीठ दिखाकर भाग गई। इस धिंगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए। सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। मतलब नल पे जो पानी भरने गए और उस पर जो धिंगा मस्ती हुई है, एक दूसरों से फाइटिंग हुई है, एक दूसरे को पानी में जो बर्तनों में तो पानी नहीं आया, लेकिन नल चल रहा है, इसलिए वो एक दूसरे जो गीले हो गए हैं, कीचड़ जो बिखर रहा है उसमें जो लथपथ यानी पूरी तरीके से भर चुके हैं, उनको सफाई करने के लिए, यानी कि उन बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए वर्तमान नौकरों की संख्या, घर में जो नौकर थे, वर्तमान यानी जो समय अभी चल रहा है। वर्तमान का अर्थ आप लोगों को अच्छे से पता है, जो समय अभी चल रहा है। तो वर्तमान में जितने भी नौकर थे वो काफ़ी नहीं थे और नौकरों की आवश्यकता हो गई। तो पास के बंगलों से नौकर आए, यानी आसपास के घरों से जो नौकर थे उनको बुलाया गया, और 4 आना प्रति बच्चे, ठीक है ना, यानी प्रति यानी प्रत्येक, यहाँ पर प्रति का अर्थ है प्रत्येक, यानी प्रत्येक बच्चे को, यानी एक बच्चे को नहला धुला कर तैयार करने के लिए हर एक नौकर ने 4 आना, पहले जो पैसे चलते थे एक, वो इसी तरीके से चलते थे, 1 आना, 2 आना, 3 आना, तो उसमें से 4 आने बच्चों के, एक बच्चों के हिसाब से उनको पे करना पड़ा। हम लोग कायल हो गए। हम लोग कायल हो जाना यानी किसी चीज़ के फैन हो गए, किसी चीज़ के प्रशंसक हो गए। ठीक है, तो हम लोग कायल हो गए कि हमसे सचमुच ये सारी सफाई का काम और ये ऐसे बड़े बड़े पानी भरना है या पेड़ पौधों को पानी देना है, ये हमसे नहीं हो सकता है। हमसे तो क्या हो सकता है, मुर्गियां ही बंद कर दें। पहले के लोग मुर्गी पाला करते थे और उनके लिए ऐसे पिंजरे जैसे बना के रखा करते थे कि दिन के समय मुर्गियों को फ्री छोड़ दे और फिर उनको पकड़ पकड़ के वापस शाम के समय उनके पिंजरे में डाल दिया जाए। तो अब बच्चों को क्या लग रहा है कि हम लोग सिर्फ मुर्गियों को पकड़कर अंदर बंद कर सकते हैं। ठीक है, बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर हम मुर्गियां हाँकने लगे। ठीक है, मुर्गियां हाँकने लगे। हाँका जानवरों को जाता है, पक्षियों को नहीं, और मुर्गियां पक्षियों में आती है। लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, शैतान है, उन्हें नहीं पता कि किसको हाँका जाता है और किसको पकड़ा जाता है। मुर्गियों को पकड़ा जाता है और क्या बोल रहे हैं, चल दड़बे चल दड़बे,
मुर्गियों को जहाँ पर रखा जाता है, मुर्गियों को जिन पिंजरों में रखा जाता है उनको हम दड़बे का कहते हैं। मुर्गियों को जिन पिंजरों में रखा जाता है उनको हम दड़बे कहते हैं। तो बच्चों को बच्चे जो हैं उनको लगा हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मुर्गियों को पकड़कर दड़बे में बंद कर सकते हैं। तो वो मुर्गियों को हाँकते हैं और हाँकते हुए क्या गीत गा रहे, चल दड़बे, जैसे मुर्गियाँ कहने से दड़बों के अंदर घुस जाएगी। आप लोग जानते होंगे एक मुर्गियाँ इस तरीके से नहीं, बड़ी छकाती है, हमें बहुत पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो यही स्थिति है। और जब ये स्थिति आई तो उन्होंने आगे क्या लिखा है, पर साहब मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ क्या है, किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊँट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया ने चांदी के वर्क लगा रही थी, ठीक है, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। ओके, मतलब अब बच्चों ने काम उधर चारों तरफ वो काम बढ़ा के आ गए हैं। बेचारे नौकरों को बुलाकर, बाहर के नौकरों को अलग से पे करके उन बच्चों को तैयार किया है, फिर भी उनका जी नहीं मान रहा है। तो उन्होंने अब अगला काम सोचा है मुर्गियों को पकड़ने का। और मुर्गियों को पकड़ना बड़ा टिपिकल काम होता है, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मुर्गियों को हाँक रहे, पकड़ नहीं रहे। अब जब मुर्गियाँ, आप बहुत से बच्चे जानते होंगे कि मुर्गियाँ बहुत स्पीड से चल के निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है, और फुदकती फिरती है। तो जब बच्चे पीछे पीछे उनको हाँक रहे हैं तो वो इधर उधर दौड़ रही है। बच्चों ने क्या लिखा, पर साहब मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया। अब मुर्गियों को कोई भड़का सकता है क्या, वो तो अपना काम कर रही है, आप पकड़ने जाओगे तो वो तो इधर उधर ही दौड़ेगी। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध भड़का दिया। विरुद्ध यानी हमारे खिलाफ में, ठीक है, भड़का दिया यानी कान भर दिए हैं, ठीक है। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। उठ पटांग यानी बेतरतीब, बेतरीके से, बिना किसी तरीके से, जिधर मन पड़ रहा है उधर ही वो कूद रही है। दो मुर्गियाँ खीर के प्याले से, ठीक है, बाउल जिनमें खीर भरी हुई है, और आया चांदी के वर्क लगा रही है। आपको पता है वर्क का वाइट कलर, मिठाइयों पे जो एक वाइट बरक लगाई जाती है, हम लोग बरक बोलते हैं उसको, वैसे सही नाम वर्क है। वो तो खीर के प्याले भरे हुए हैं, आया जो बच्चों को संभालती है उसको कहते हैं। यहाँ पर नौकरानी से मतलब है, बाकी वैसे आया बच्चों को संभालने वाली को कहा जाता है। तो वो चांदी का वर्क उन खीर के प्यालों पर लगा रही है, और मुर्गियाँ क्या हुई है, उन्हीं प्यालों में पाँव रखते हुए निकल गई। पाँव रख के मतलब जो खीर थी वो उन्होंने फैला दी है। तूफान के गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़ा धुले सिर पर लगी हुई है, ठीक है। क्या स्थिति हुई, तूफान गुजरने के बाद जब मुर्गियाँ गुजर चुकी है वहाँ से, शांति, चारों तरफ शांति हो गई है, और जब शांति हो गई तब उन्होंने देखा कि प्याले खाली हो चुके हैं। भाई जब मुर्गियों ने स्पीड से उसमें पाँव डाल के वो आगे निकली है तो प्याले की सारी खीर कहाँ हुई, बाहर निकल गई, यानी प्याले खाली हो गए हैं, ठीक है। प्याले का अर्थ होता है बाउल, ठीक है। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। कामदानी यानी वर्क वाला जो दुपट्टा है, सारी खीर कहाँ है, वर्क वाले दुपट्टे पर, और ताजे धुले सिर यानी जो अभी वो नहा कर आई है और सिर धोया है उसने, उस सिर पर वो खीर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, ठीक है। क्या किया है, अम्मा का पानदान खुला था। पानदान ये पुरानी कहानी है जहाँ अक्सर औरतें पान खाती थी, औरतें हों आदमी हों, तो घर में ही पान बनाते थे। तो पान का एक बर्तन हुआ करता था जिसमें पान सुपारी वगैरह सब रखे होते थे। तो एक जो मुर्गा था वो पानदान में कूद गया, और वो कूदा तो कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। तो पहले तो वो पानदान में कूद गया मुर्गा। अब वहाँ पर कत्था, आप लोगों को पता है कि कत्था रेड कलर का होता है, तो चूने में भी वो कूदा है, कत्थे में भी वो कूदा है, और वो दोनों चीज़ें गीली है।
तो गीली है तो उसके पाँव में लग गई है, और वो वहाँ से सीधा कहाँ गया है, नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर। नानी की जो चादर बिछी हुई है सफ़ेद दूध जैसी, ठीक है, सफ़ेद दूध जैसी है ना, एकदम वाइट कलर, और वो चादर बिछी हुई है तो उसके ऊपर वो छापे मारते हुए निकल गया, यानी उस चादर के ऊपर अपने पाँव रखते हुए निकला। अब वो पाँव रख के निकला और गीला गीला सब उसके ऊपर लगा हुआ है पाँव के बीच में, तो वो गीला निश्चित है। आप भी पानी में पाँव करके निकलोगे या कीचड़ में पाँव करके निकलोगे तो क्या होगा, पाँव मंड जाएंगे। तो मुर्गे के पाँव भी मंड गए, वो छप गए हैं, छापे मारता हुआ, यानी वो पाँव छाप के निकल गया है। यहाँ हमारी ये कहानी यहाँ तक ही है। इससे आगे की कहानी हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब बुक उठाकर इस कहानी को पढ़ना ज़रूर, एक बार रीडिंग लगाना, आप लोगों को मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आएगी।